हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कल आपने देखा था कि हमने बताया था आपको जो परमाणु है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वो 3 कण थे, याद हैं आपको? बताओ, याद हैं? कौन कौन से थे? पहला था आपका इलेक्ट्रॉन। पहला मूल कण कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। याद होगा, ऋण आवेश वाला कौन सा कण था? इलेक्ट्रॉन। दूसरा था प्रोटॉन। जो दूसरा मूल कण था परमाणु का वो क्या था? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तीसरा बताइएगा। ठीक, न्यूट्रॉन। तो 3 मूल कणों से मिलकर बना, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अब जब हमने ये जान ही लिया कि भाई परमाणु जो है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अब ये परमाणु में है कहाँ पर, कैसे इसको डिसाइड किया जाए? कल हमने आपको बताया था कि भाई जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या निश्चित होती है। अब मैंने कल 114 आपको बोल दिया था। कुछ लोगों के कमेंट मिले, बोला सर जी 118 हैं, तो मैंने आपको 114 डॉट डॉट करके बताया था कि ये आगे हैं, लेकिन मैंने कोई फिक्स आपको परमाणु नहीं बताए थे कि इतने ही मेरे परमाणु होंगे। तो वो परमाणु की संख्या 120 तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो हमारे जो फिलहाल मिलेंगे आपको वो 1 से लेकर 118 तक मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी में 90 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 90 इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ पर? परमाणु की स्ट्रक्चर है क्या, संरचना है क्या, गोलाकार है, दीर्घवृत्ताकार है, वर्गाकार है, कैसे पता चले? प्रोटॉन है, कल बात हुई इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन मिलेगा आपको परमाणु में। तो जब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है तो जितना इलेक्ट्रॉन मिला, किसी में 37 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 40 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 42 इलेक्ट्रॉन है, सेम उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए। न्यूट्रॉन की भी उसमें कुछ संख्या होगी भाई। जब मूल कण है परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब तीनों की जगह है कहाँ पर? तो इसके जानने के लिए हमने आज का टॉपिक रखा परमाणु संरचना। तो उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम से परमाणु मॉडल दिए। आपको पता ही होगा, परमाणु मॉडल से हम इसकी संरचना को जानेंगे। परमाणु मॉडल कहाँ से स्टार्ट होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं जी थॉमसन का परमाणु मॉडल पहला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं रदरफोर्ड ने बोला है। चलिए, तो सबसे पहले जो परमाणु मॉडल था, परमाणु के बारे में जो बताया गया था वो डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने पहला परमाणु मॉडल, अगर कभी आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, आपको ऑप्शन में आ जाए कि भाई जो परमाणु मॉडल है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको डाल्टन चूज करना होगा। कौन करना चूज होगा? डाल्टन। तो डाल्टन ने पहला परमाणु मॉडल दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, यानी परमाणु को हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हमें पता नहीं था। तब डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु ही एक मूल कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन कैथोड किरण पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, थॉमसन सर ने आए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो थॉमसन ने अपना कैथोड रे प्रयोग किया और उन्होंने निकाला कि भाई इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड ने बताया प्रोटॉन है। ये कण पाए गए कहाँ पे पाए गए? परमाणु में। तो परमाणु भी विभाजित पदार्थ बना, यानी परमाणु को हम 3 मूल कणों में भी विभाजित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इसलिए डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था वो अपवाद में चला गया और उसको फिर वैलिड नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से माना था कि परमाणु अविभाज्य, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, तो उनको अब मूल कण माने जाने
लगा, माना जाने लगा किसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो डाल्टन का परमाणु मॉडल अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव में आपको मिले कि पहला परमाणु मॉडल किसने दिया, ऑप्शन में मिल जाए या तो थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या डाल्टन, तो सही टिक कौन सा करोगे आप, डाल्टन। उसके बाद जब डाल्टन का परमाणु मॉडल नहीं चला तो सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया गया वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पर थॉमसन ने दिया। किसने दिया, थॉमसन। हिंदी में मिलेगा आपको थॉमसन, इंग्लिश में कहीं पे मिलेगा लिखा हुआ टॉमसन। तो थॉमसन और टॉमसन एक ही वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपकी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के हिसाब से पहला जो परमाणु मॉडल आता है वो आता है जी थॉमसन का। नोट करते रहिएगा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपके लिए नोट्स बनाने के लिए उनको हेडलाइंस बनाते जाइएगा, अपनी कॉपी पर लिखते जाइएगा, जिससे आपको आगे याद करने में कोई भी दिक्कत ना आए, जिससे जो आपने नोट्स बनाया है उसको आप कभी भूल जाते हो, किसी चीज़ को लगातार याद नहीं रख पाते हो, तो आप उस नोट्स में उस चीज़ को जाकर देख सको। इसलिए हमेशा कोई पढ़ रहे हो या कुछ याद कर रहे हो तो एक नोटबुक और एक पेन अपने पास में जरूर रखिएगा, जिससे जो चीज़ याद करने की है वो आप उसको लिख सको और हमेशा आपके पास वो सही सलामत मिल जाए। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया, थॉमसन ने। अब थॉमसन ने अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या बताया, उन्होंने बताया कि भाई जो परमाणु है वो गोलाकार है। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में पहला पॉइंट क्या बताया कि जो परमाणु है वो गोलाकार है और उसका जो चार्ज है, चार्ज मीन्स आवेश, चार्ज मीन्स आवेश, तो जो उस पर आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित होता है। क्या बोले रहे हैं थॉमसन जी कि जो आवेश है वो पूरे परमाणु पर एक समान रूप से वितरित है, तभी तो परमाणु उदासीन है। जब एक समान से वितरित होगा नहीं, अगर अलग अलग वितरित हुआ होता, अलग अलग पॉइंटों पर हुआ होता तो परमाणु पर अलग अलग कोई चार्ज बन जाता तो वो उदासीन नहीं रह पाता। तो थॉमसन जी ने बोला कि परमाणु गोलाकार है और उस पर जो चार्ज है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्रकार उसमें भरे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें इस प्रकार भरे हुए हैं जैसे किसी तरबूजे में बीज भरे होते हैं। तरबूजा कितने लोगों ने देखा है, देखा है ना, सभी ने देखा होगा, गर्मियों के मौसम में खाया भी होगा। तो तरबूजे में क्या होता है, पूरा गूदा गूदा भरा होता है और उसके अंदर क्या निकलते हैं, छोटे छोटे बीज। ये मैंने बना रखा है, देख लीजिएगा, पूरा चार्ज एक समान रूप से वितरित हो गया है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे तरबूजे में बीज डाल दिए गए हों, तरबूजे में बीज डाल दिए गए हों। इलेक्ट्रॉन्स कौन है, ये तरबूजे में ये जो बिंदी आपको दिखाई दे रही हैं ये बीज की तरह इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको बोला गया है पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने 2 पॉइंट क्लियर कर दिए आपके थॉमसन ने बताया कि भाई जो परमाणु है वो गोलाकार है और इसका जो चार्ज है वो एक समान रूप से पूरे परमाणु पर वितरित है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें ऐसे धसे रहते हैं जैसे किसी तरबूजे में बीज। इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को बोला गया जी तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल का नाम दिया गया थॉमसन के परमाणु मॉडल को। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परमाणु में इस प्रकार धसे हुए हैं जैसे तरबूजे में बीज। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल से आपने जाना कि परमाणु गोलाकार है, आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, नोट करते रहिएगा कि परमाणु गोल है। नंबर 2 पॉइंट इसका, परमाणु पर संपूर्ण आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूजे में बीज।
तो उसी के आधार पर थॉमसन के परमाणु मॉडल को किसी किताब में आपको थॉमसन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? थॉमसन। और कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगा ये टॉमसन। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, थॉमसन और टॉमसन दोनों एक ही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की है, और इन्हीं का ये परमाणु मॉडल है जिसे बताया गया तरबूज मॉडल। तो अब इसमें कैसे धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन तरबूजे के बीज की तरह, लेकिन अब आप ये देखिए कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन करीब होगा किसी के, होगा कि नहीं भाई? तरबूजे में ऐसे थोड़ा ये कि बिल्कुल सारे बीज एक बराबर दूरी पर हों। तरबूजे में आपने खाया है, जानते हो, तरबूजे को देखा भी होगा कि तरबूजे में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन लगे हुए हों। क्या होगा? कहीं पे 2 बीज साथ मिल जाएंगे आपको, कहीं पे 4 बीज साथ मिल जाएंगे, और बहुत सारा गुदा खाओगे तो एक भी बीज नहीं मिलेगा, है ना? बहुत सारा गुदा खा लोगे तो उस पर एक भी बीज नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो तरबूजे के बीज की तरह बता दिए। अब आवेश तो अवितरित हो जाएगा ना, समान रूप से जो बोला था वो चलो हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज गूदे की तरह, भाई पूरा तरबूजा गूदे से ही भरा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी नेगेटिव चार्ज वाला है। अब समान चार्ज वाले तो भाई आपस में एक दूसरे को प्रतिस्पर्शित करने चाहिए, पास में इलेक्ट्रॉन होंगे दूर जाने चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन पास में कैसे आ जाएंगे? तरबूजे में तो बीज पास हो जाते हैं, लेकिन इसमें कैसे पास? तो अब इसका स्पेक्ट्रम जो है, जो परमाणु मॉडल था थॉमसन का, वो इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अब आपको एक वर्ड यूज आ गया इसमें नया जी, स्पेक्ट्रम क्या है ना? तो स्पेक्ट्रम के लिए मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूं कि जब किसी परमाणु की गैस को आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से गुजारते हो या बहुत प्रेशर से गुजारते हो, तो उससे प्रकाश की अलग अलग किरणें निकलने लगती हैं, छोटी छोटी ऐसे करके, ऐसे बहुत पास होंगी ये, तब ये कहलाता है, तरंगें जब निकलेंगी तो ये बन जाता है स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोला जाएगा? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। यानी जब किसी परमाणु की गैस को कहाँ से, या तो हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से गुजारें या बहुत कम प्रेशर से होकर गुजारोगे, तो उससे प्रकाश तरंगें उत्सर्जित या वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलने लगती हैं जो उसका स्पेक्ट्रम बताती हैं। तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उस स्पेक्ट्रम को बताने में असमर्थ रहा। तो तब तक चला जब तक आगे इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए, तब तक तो ये थॉमसन परमाणु मॉडल चलता रहा। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ, तो पहले तो डाल्टन का आप परमाणु मॉडल फेल कर चुके हो ना, तो थॉमसन का भी फेल होगा ही भाई। जब पूरी चीज कोई नहीं बता सकता तो वो हमारे किस काम का। अगर हमें भाई जानना है कि हमें किसी घर की सीढ़ियां देखनी है, अब घर वाले को सीढ़ी पता नहीं है किधर होंगी, तो वो हमारे किस काम का बंदा। तो ये परमाणु मॉडल जो था वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में रहा सफल नहीं हो पाया। इसलिए जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो हमारा फेल हो गया। तो अब इसमें सुधार करने के लिए दूसरे वैज्ञानिक थे हमारे रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो आपको याद ही होगा, कर लिया होगा क्या, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु पर एक एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं पहले रदरफोर्ड बताने से पहले ये मिटा देता हूं आपके लिए, जिससे कंफ्यूज ना हो। थॉमसन परमाणु मॉडल तो आप जान ही गए होंगे, समझ भी गए होंगे। तरबूज मॉडल याद रखना, जब भी तरबूजा खाओ तो थॉमसन को याद कर लेना कि भाई तरबूजे की तरह ही मुझे बताया था थॉमसन ने। अब रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल क्या किया,
उन्होंने बहुत सारे अल्फा कण लिए और उसको भगाया, डाला सोने की पतली पन्नी पर। सोना स्वर्ण मतलब गोल्ड। अब गोल्ड की पतली पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार कर दी। किसने? रदरफोर्ड ने। अब जब अल्फा कणों की बौछार कर दी तो परमाणु के लिए उन्होंने अपने व्यूज रखे, उस प्रयोगों के निष्कर्ष निकाला। क्या क्या निष्कर्ष निकाले कि क्या किया, पहले ये भी जान लीजिए। इन्होंने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। वो तो एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर और उससे कुछ निष्कर्ष निकाल के दिए और उन्हीं निष्कर्षों को बोला गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या बोला गया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किए तो उसके आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्षों को बोला गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। पहला डाल्टन आया, फेल। दूसरा थॉमसन आए, फेल। अब रदरफोर्ड ने अपने विचार रखे इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला? तो पहला पॉइंट नोट करिए। रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु गोलाकार है। परमाणु गोलाकार है। जो हमारे थॉमसन ने भी बोला था कि परमाणु गोलाकार है, रदरफोर्ड ने उसी बात को दोबारा से बोला कि भाई परमाणु गोलाकार है। दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है, क्या? लगभग समस्त द्रव्यमान। अब द्रव्यमान किसका ज्यादा था? कल आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बना देते हैं? लगभग परमाणु का समस्त द्रव्यमान बना देते हैं। तो परमाणु गोलाकार है और परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके मध्य में स्थित होता है। कहाँ पे? उसके मध्य में स्थित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। इन्होंने क्या बोला? भाई जो मिडिल है उसको हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का नाभिक जिसकी रेडियस त्रिज्या, भाई गोलाकार है। कैसा है ये? गोल बनेगा तो रेडियस बनेगी किसकी? नाभिक की। तो इन्होंने बोला कि भाई जो नाभिक है वो समस्त द्रव्यमान को घेरे हुए है और उसकी जो त्रिज्या है वो लगभग 10⁻13 मीटर होती है। -13 में है, -13। अब समस्त द्रव्यमान कहाँ पर है? परमाणु के नाभिक में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर है? परमाणु के नाभिक में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। रदरफोर्ड ने बोला कि भाई परमाणु गोल है और परमाणु का समस्त द्रव्यमान या जो भी जिस मास जो उसका लगभग द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का तो न के बराबर द्रव्यमान था, तो लगभग समस्त द्रव्यमान हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित है? वो उसके मध्य में स्थित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक बोलते हैं। अब क्या बोला? नाभिक तो अब जान गए ना नाभिक क्या है। नाभिक क्या है? नाभिक परमाणु का वह भाग जहां पर उसका लगभग समस्त द्रव्यमान स्थित है, वो है नाभिक। हो गया क्लियर? नाभिक क्लियर हो गया। परमाणु के अंदर आ गया है नाभिक। कहां पे आया? परमाणु के अंदर नाभिक आ गया। तो समस्त द्रव्यमान जहां पर स्थित होता है परमाणु का, वो कहलाता है नाभिक। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि भाई जो नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या बोला? कि जो ये नाभिक है
ये जो नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके चारों ओर गति करते हैं, चारों ओर गति करते हैं वृत्तीय कक्षाओं में। वृत्तीय का मतलब जानते हो ना, पहले वृत्त खींच लो और उसके चारों ओर जो घूम जाए वही हो जाएगा वृत्तीय। तो वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। कहाँ? नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश आपस में आकर्षित होगा। भाई इलेक्ट्रॉन अगर यहां गति कर रहा है, माइनस आवेश है, प्रोटॉन यहां पर है, प्लस का आवेश है, तो जब ये गति कर रहा है तो ये आकर्षण होगा इन दोनों में, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, आकर्षण होगा तो ये वृत्तीय कक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आकर्षण बल वृत्तीय गति में उत्पन्न होने वाले अपकेंद्र बल को उत्पन्न करता है। वृत्तीय गति में कौन उत्पन्न हुआ? अपकेंद्र बल, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं जाता या इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। किसने बोला? रदरफोर्ड साहब ने। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से 4 बातें आपको बताई, नोट कर लें। पहला पॉइंट इन्होंने बताया जी कि परमाणु गोल है और परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके मध्य में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं और वृत्तीय कक्षा में गति में उत्पन्न होने वाला अपकेंद्र बल उनके आकर्षण बल को बराबर कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। कौन सा मॉडल बताए? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्लियर हो गया होगा एकदम? रदरफोर्ड क्लियर हो गया ना? लेकिन अब आप एक बात बताइए, एक कोई बंदा है, आप ही हो, जब आप दौड़ लगाओगे तो क्या होगा? जब आप दौड़ लगाओगे तो क्या होगा? हाँ पाएंगे? हाँ भाई, सांस तो उखड़ेगी उखड़ेगी जब हम दौड़ लगाएंगे तो। और लगातार दौड़ लगा ही रहे हैं तो टांगे थकेंगी कि नहीं थकेंगी? ऊर्जा बेकार हो जाएगी कि नहीं होगी? ऊर्जा क्या थी जो हम दौड़ लगा रहे थे, उसके अंदर जो एनर्जी थी हमारे शरीर में, वो दौड़ लगाने पर क्या हो जाएगी? एक समय पर खत्म हो जाएगी, हम थक जाएंगे तो क्या होगा? हम बैठ जाएंगे कि नहीं? तो अब आप दिमाग लगाओ कि भाई एक बंदा दौड़ रहा था, थक गया और बैठ गया, तो रदरफोर्ड ने भी तो यही बोला था। रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। अब वो तो आवेशित चार्ज है ना, इसलिए तो कण है ना, इस पर भी आवेश है। और एक आवेशित कण जब गति करेगा तो क्या होगा भाई? उसकी भी तो एनर्जी खत्म होगी। और जब इलेक्ट्रॉन गति करता रहेगा उत्सर्जन करता रहेगा, तो प्रकाश उत्सर्जन करेगा, गति करेगा, थकेगा ये भी। जब इलेक्ट्रॉन गति करता रहेगा तो अंत में क्या होगा? सारा चार्ज समाप्त, और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन क्या गिरा नाभिक में? नहीं गिरा ना। क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरा? अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता तो परमाणु रहता ही नहीं, परमाणु का विनाश हो जाता। लेकिन परमाणु का विनाश हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रॉन लगातार गति करने के बाद भी नहीं थका और वो नाभिक में नहीं गिरा। तो क्या हुआ? रदरफोर्ड इस बात को बताने में असमर्थ रहे कि इलेक्ट्रॉन आखिरकार
गति करते करते नाभिक में क्यों नहीं गिरा? रदरफोर्ड ने ये तो बोल दिया कि भाई वो वृत्तीय कक्षा में गति करता है, गति करता है, गति करता है, लेकिन वो इस बात को बताने में असमर्थ रहे कि गति करता हुआ कण जब प्रकाश का उत्सर्जन करेगा तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और वो उसके अंदर गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड इसको बताने में असमर्थ रहे। और आपने पहले ही बोला कि अगर कोई आदमी पूरी बात नहीं बताएगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। जब हमारे किसी काम का नहीं है तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या हुआ? फेल हो गया। किसके कारण? ना तो ये बता पाया कि ये जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे वो नाभिक में नहीं गिरा, संपूर्ण विनाश नहीं हुआ, यानी उसका स्थायित्व कैसे बना रहा। दूसरा जो मैंने अभी स्पेक्ट्रम आपको बताया था, ये जो स्पेक्ट्रम हुए थे ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो रदरफोर्ड दोनों ही बातों को नहीं बता पाए, इसलिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल भी हमारा हो गया फेल। जब परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का फेल हुआ तो इसको ठीक किसने किया? अपने कुछ विचार किसने लगाए? तो भाई इस पर किसने विचार लगाए थोड़े से? वो लगाए जी आपके बोर ने। पूरा नाम नील बोर। कहीं पे आपको बोर मिलेगा, कहीं पे आपको बोहर मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे तो नील बोर लिखा हो चाहे तो नील बोहर लिखा हो, दोनों वैज्ञानिक का एक ही नाम है, अलग अलग वैज्ञानिक ये नहीं है। तो ये तो अभी आपने पढ़ लिया। ये न्यूक्लियस जो था, ये तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गति करता, लगातार गति करता तो इसके अंदर गिर जाता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। तो इसी को समझाने के लिए बोर ने अपने विचार दिए और इसको बताया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी कि जो बोर थे उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को कैसे सही किया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसको ठीक किया। क्या किए? तो इन्होंने अपना विचार रखा प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर। क्या बोले? ये बोले जी कि इलेक्ट्रॉन केवल, अभी क्या है ये तो हमने बना दिया, यहां पे तो विरक्त गति कर रहे थे, तो इन्होंने क्या बोला? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि नहीं भाई, वृत्तीय कक्षाओं में तो गति करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिस कक्षा का संवेग, वर्ड याद करो, संवेग। संवेग यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है जिस कक्षा का संवेग h/4 पाई संवेग क्या होगा? mvr। अब इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है जिसका संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। पूर्ण गुणित का मतलब अनुक्रमानुपाती, यानी वो इसके गुणा में, जैसे मान लीजिए 2 की गुणा 2 में करोगे आ जाएगा 4, तो 4 क्या है? 2 का पूर्ण गुणित है। ऐसे ही 10 कितनी बार आएगा 2 के पहाड़े में? 5 बार। कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। तो 10 क्या है? 2 का पूर्ण गुणित है।
ऐसे ही केवल जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसका संवेग h/2 का पूर्ण गुणित होता है। h/2 का पूर्ण गुणित होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जहां h क्या है, h है प्लांक नियतांक। h क्या है, प्लांक नियतांक। तो इन्होंने बता दिया, बोहर साहब ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति नहीं करता, वो केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनका संवेग mvr क्या बताया मैंने, संवेग। mvr क्या है, संवेग। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी और r रेडियस। r क्या है, रेडियस, v वेलोसिटी और m है मास, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या। तो केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनका संवेग h/2 का पूर्ण गुणित होता है। पूर्ण गुणित यानी वो इसके पहाड़े में आना चाहिए, वो होता है पूर्ण गुणित। आप ये अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाने के लिए कुछ ना कुछ करोगे भाई। एक नियतांक ले लेते हैं बराबर n/s2π। n इन्होंने एक अनुक्रमानुपाती था ये इसको हटाने के लिए n ले लिया। और n क्या होता है, n होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कौन है जी, n, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 और ... तो किसने बताया जी, ये बताया बोर साहब ने। तो बोर साहब ने क्या बोला, रदरफोर्ड में थोड़ा सा ये परिवर्तन कर दिए। इन्होंने भी बोल दिया भाई परमाणु गोलाकार है, वो उन्होंने भी बोला था। नाभिक इन्होंने भी माना कि हाँ जी पूरा द्रव्यमान उसके बीच में ही स्थित होता है, जिसे नाभिक बोलते हैं। केवल इन्होंने बोला कि भाई सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका संवेग h/2 का पूर्ण गुणित होता है। जहां पर अब n क्रमानुपाती है तो उसको हटाने के लिए मैंने n एक नियतांक ले लिया। n को क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। n बराबर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी n बराबर 1 2 3 4 ... ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। इसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तुम ये वर्ड जरूर याद रखना। मुख्य क्वांटम संख्या कहाँ से आया है, बोर परमाणु मॉडल से आया है, मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये मैंने जैसे आपको बताया है कि ये वृत्तीय कक्षाएं बनी हुई हैं। ये यहाँ पर धनावेश आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसमें 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है। तो जब 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉनों को बांट के दिखाया गया है। तो आप गौर करना, ध्यान से गौर करो, बहुत ध्यान लगाओ इस फिगर पर, ध्यान लगाओ ठीक से। आप देखोगे कि ये जो पहली ये जो वृत्ताकार कक्षा बन रही है, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 2 दिखाए हैं। दूसरी वाली में आप गौर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाए हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया ना बोर मॉडल का नोट पॉइंट, केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं संवेग। लेकिन आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये 2 कैसे, इसमें 8 क्यों, ये 17 के 17 इसी में क्यों नहीं हो गए, है ना। 17 के 17 एक ही बार पास में हो जाते। तो क्वांटम संख्या कितनी किस्में कक्षाएं बनेंगी, किसने बताया, बोर ने। किसने बताया, पहले बोर परमाणु ने बताया, बोर परमाणु मॉडल ने बताया कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। किसने बताया, तो बोर ने ही तो n लिया है। ये रदरफोर्ड ने तो n माना ही नहीं था कुछ भी। इसने थॉमसन ने तो कुछ भी माना ही नहीं था, लेकिन इन्होंने n को माना कि भाई n कोई क्वांटम संख्या है, और उसमें उन्होंने बताया कि किसका संवेग कितना है, तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले कौन बताएगा, बोर मॉडल, है ना। तो अब आपको समझ में आया होगा
स्पष्ट हो गया होगा, मैंने तुम्हें 2 परमाणु मॉडल स्पष्ट तरीके से थॉमसन, फिर रदरफोर्ड और बोर तीनों याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा से थॉमसन को याद करना तरबूज मॉडल से, रदरफोर्ड को याद करना सूर्य ग्रह मॉडल से, सूर्य ग्रह मॉडल क्योंकि वो सूर्य के चारों जैसे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार में चक्कर लगा रहा है। और बोर ने बताया कि भाई जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं सभी में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं में गति करते हैं जिनका संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। तो ये हमारी संरचना थी। संरचना में आपने जाना कि परमाणु जो है वो गोलाकार है। इससे निष्कर्ष क्या निकला, तीनों परमाणु मॉडलों से किसी से कुछ न कुछ पॉइंट जरूर आए आपके पास। पहला मिला कि परमाणु गोल है, दूसरा परमाणु के अंदर एक नाभिक है जिसमें उसका समस्त द्रव्यमान स्थित रहता है, लगभग द्रव्यमान जितना टोटल है लगभग कहाँ पे, नाभिक में। द्रव्यमान किस में होता है, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन में अपेक्षाकृत बहुत कम द्रव्यमान होता है। तो लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। फिर रदरफोर्ड ने तो बता दिया कि भाई वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, लेकिन बोर ने बताया कि वो सभी वृत्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करते, वो कुछ ही कक्षाओं में गति करते हैं और उनमें करते हैं जिनमें संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। तीनों परमाणु मॉडल क्लियर हो गए होंगे। कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, वीडियो में बताइएगा, जरूर बताया जाएगा फिर उसका आंसर। तो परमाणु संरचना का भाग था वो क्लियर हो गया होगा, जान गए होंगे, है ना। अब तो अब दिक्कत कहाँ पर रही कि मान लीजिए किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 20 इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सी कक्षा में कितने आएंगे वो आपको जानने के लिए हमारी आगे की वीडियो देखनी पड़ेगी। और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल NCERT क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को दबाइएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत से उस वीडियो को देख सकें। तो परमाणु संरचना को पढ़िएगा, याद करिएगा और आगे की वीडियो को याद करिएगा।